दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम सच्ची घटनाओं पर आधारित किस्से और कहानियाँ तो मैं रोज़ लेकर आते ही रहता हूँ, पर आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ये उन सब से बिल्कुल अलग हटके है। साल 2020 में जब कोरोना की वजह से पूरी देश और दुनिया में जब लॉकडाउन लग गया, हर व्यक्ति अपने आप को घरों के अंदर सुरक्षित कर लिया। पर जो लोग रोज़गार की तलाश में शहर में गए हुए थे, वे लोग मुसीबत में फंस जाते हैं। वे सब के सब जब अपने घरों के लिए रवाना होते हैं, कुछ लोगों की तो रास्ते में ही मौत हो जाती है, पर कुछ लोग बड़ी मुश्किल से अपने सफ़र को तय करते हैं। उसी दौरान दो लोग भी ट्रेन के माध्यम से अपने घर के लिए निकलते हैं, जिसमें एक महिला है और एक पुरुष। ट्रेन के एक ही सीट पे जब दोनों बैठते हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से अनजान तो होते हैं, लेकिन बावजूद इससे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों की बातें एक दूसरे को पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जब दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, उसके बाद अक्सर फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है, लगभग 3 सालों तक चलता है। लेकिन 3 सालों बाद इस दोस्ती का अंत कुछ इस प्रकार से होगा, शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है महाराष्ट्र की मुंबई शहर का। मुंबई का एक इलाका पड़ता है कुर्ला, और इसी कुर्ला के एक इलाके में मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बात कर रहा हूँ मैं 19 नवंबर 2023 की सुबह सुबह। मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पे जब सुबह सुबह मजदूर काम करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि बैरिकेड के बगल में एक सूटकेस पड़ा हुआ है। हालांकि मजदूर काफ़ी समझदारी से कदम उठाते हैं, उस सूटकेस को ओपन नहीं करते हैं, बल्कि इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है। लेकिन पुलिस जब उस सूटकेस को ओपन करती है तो अंदर का नज़ारा देख हर कोई चौंक सा जाता है। दरअसल उस सूटकेस के अंदर कुछ कपड़े के साथ साथ एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल के आसपास है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके शरीर पे कोई चोट या घाव का निशान भी नहीं है। पुलिस जब उस महिला के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है, कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक मरने वाली महिला का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। आखिरकार जब उस महिला की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ खुलासा हो जाता है कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई थी। जैसे ही इस तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है, पुलिस अब इस केस को सॉल्व करने के लिए उस महिला की डेड बॉडी का एक फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। जैसे ही फ़ोटो पोस्ट होता है, लगभग 3 घंटे के बाद एक महिला थाने में पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन है, जिसका नाम है प्रतिमा पवल। प्रतिमा जो धारावी इलाके की रहने वाली है। महिला कहती है कि साहब, प्रतिमा लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती थी। पुलिस जब उस महिला से प्रतिमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो महिला कहती है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम कि प्रतिमा की हत्या किसने किया है, लेकिन मेरी बहन धारावी में अपने पति मनोज बारला के साथ रहती थी। पुलिस जब मनोज के बारे में पूछताछ करती है तो महिला कहती है कि साहब, मैं मनोज के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती हूँ, क्योंकि मनोज मेरी बहन के साथ पिछले 1 महीने से ही रह रहा था। हालांकि जब प्रतिमा की शिनाख्त हो जाती है, पुलिस अब धारावी का उसका एड्रेस ले लेती है और प्रतिमा के घर पे जाती है तो देखती है कि उसके घर पे बाहर से दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से प्रतिमा के पति मनोज के बारे में पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब, मनोज ने प्रतिमा से शादी नहीं किया था, बल्कि 1 महीना से ही उसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा था। पुलिस जब मनोज के बारे में पूछताछ करती है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि साहब, 18 नवंबर तक मनोज यहाँ पे दिखाई दिया था, लेकिन जाते वक्त उसने बताया था कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन का तबीयत ख़राब है। पुलिस जब मनोज के गांव के बारे में पूछताछ करती है
तो एक पड़ोसी कहता है कि साहब मनोज उड़ीसा का रहने वाला है। जैसे ही उड़ीसा का एड्रेस बताता है तब पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल प्रतिमा भी उड़ीसा शहर के ही रहने वाली है। पुलिस जब वहाँ के आसपास की सीसीटीवी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि सुबह 10 बजे के आसपास मनोज एक ऑटो रिक्शा में बैठ करके जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस जब उस ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करके उससे कांटेक्ट करती है और जब उससे पूछताछ करती है तो ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब मैंने उसको रेलवे स्टेशन पर जाकर छोड़ा है। पुलिस अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहाँ पे एक व्यक्ति काफ़ी घबराया हुआ नज़र आता है। इधर पुलिस को मनोज का एक फ़ोटो भी मिल चुका था। पुलिस जब उस फ़ोटो को लेकर के उस व्यक्ति के तरफ देखती है, फ़ोटो उससे मैच कर जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि मनोज ही था। इधर मनोज जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि मनोज वहाँ से भाग पाता, पुलिस मनोज को धर दबोचती है और फिर उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुँच जाती है। पुलिस जब मनोज से उसकी पत्नी प्रतिमा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, पहले तो मनोज इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार मनोज अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन मनोज जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद प्रतिमा की बहन को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में, जब पूरी देश और दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है। इधर मुंबई शहर में भी प्रतिमा का काम बंद हो जाता है। इसीलिए प्रतिमा अब कुछ दिनों के लिए अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। प्रतिमा जो उड़ीसा शहर के रहने वाली है, इसीलिए मुंबई से ट्रेन पकड़ लेती है। लेकिन जिस ट्रेन में वो चढ़ती है उसी के सीट पे आकर के इधर मनोज भी बैठ जाता है। मनोज भी उस वक्त मुंबई में ही रह कर के नौकरी कर रहा था। एक ही सीट पे जब दोनों की मुलाकात होती है, मनोज और प्रतिमा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिससे मालूम चलता है कि दोनों उड़ीसा शहर के ही रहने वाले हैं। हालांकि दोनों का गांव अलग अलग है, लेकिन जब दोनों को मालूम चलता है कि एक ही प्रदेश का रहने वाले हैं, मनोज और प्रतिमा एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। प्रतिमा कहती है कि मैं मुंबई शहर में लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। तो वहीं मनोज कहता है कि मैं एक नौकरी के तलाश में बेंगलुरु गया था, लेकिन बेंगलुरु में जब काम मुझे नहीं मिला, मैं मुंबई में आ गया। लेकिन मुंबई में भी मेरा कोई जानने वाला नहीं था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ भी कोई काम नहीं मिला। इसी दौरान जब लॉकडाउन लग गया, मेरे पास खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। जब दोनों अपनी अपनी परेशानी एक दूसरे से बताते हैं, कहीं ना कहीं दोनों की बातें एक दूसरे को पसंद आ जाती है, जिसकी वजह से मनोज और प्रतिमा के बीच में दोस्ती हो जाती है। प्रतिमा कहती है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मैं फिर वापस मुंबई आ जाऊँगी, क्योंकि मुंबई में ही मेरी बड़ी बहन रहती है। दोनों जब अपने घर पे पहुंचते हैं, फ़ोन के ज़रिए अक्सर एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन लॉकडाउन का असर लगभग 2 सालों तक रहता है। 2 साल बाद जब लॉकडाउन ख़त्म होता है, साल 2020 के स्टार्टिंग महीने में प्रतिमा फिर से मुंबई वापस आ जाती है। इधर जैसे ही 2 साल का समय गुजर जाता है, मनोज भी अपने काम के सिलसिले में बेंगलुरु में चला जाता है। प्रतिमा जब मुंबई शहर में आती है, फिर से अपने काम पर लग जाती है। लेकिन इधर मनोज जब बेंगलुरु में पहुंचता है, उसको काम नहीं मिलता है। इसी सिलसिले में जब दोनों की एक दिन फ़ोन के ज़रिए बातचीत होता है, प्रतिमा मनोज से कहती है कि तुम मुंबई क्यों नहीं आ जाते हो, यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम का इंतज़ाम कर दूँगी। जैसी इस तरह की बातें कहती है, मनोज को भी कहीं ना कहीं प्रतिमा की ये बातें पसंद आ जाती है और फिर साल 2023 के अक्टूबर महीने में मुंबई शहर में आ जाता है। मुंबई शहर में जब पहुंचता है, प्रतिमा अपने ही रूम पर लेकर के पहुंच जाती है और फिर दोनों एक साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कुछ दिन का जब समय गुजरता है, प्रतिमा मनोज को एक दुकान पे काम भी लगवा देती है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। प्रतिमा और मनोज पति पत्नी के जैसे रहने लगते हैं। हालांकि प्रतिमा मनोज के बारे में अपनी बहन से भी बताती है, लेकिन अपनी बहन से झूठ बोल देती है कि मैंने मनोज से शादी कर लिया है। लेकिन आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, उनसे सच्चाई नहीं छिपती है। सबको मालूम होता है कि प्रतिमा ने मनोज से शादी नहीं किया है। हालांकि एक ही कमरे में जब रहते हैं, दोनों अपनी अपनी नौकरी तो करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन मनोज जो भी पैसा कमाता है वो सारा पैसा अपने घर पे भेज देता है और अपने खर्च के लिए प्रतिमा से पैसे मांगता है।
शुरू शुरू में प्रतिमा मनोज को पैसे तो दे देती है, लेकिन कुछ दिन का जब समय गुजरता है प्रतिमा को ये यकीन हो जाता है कि उसका समय मनोज के साथ नहीं गुजर हो सकता है। इसलिए प्रतिमा अब मनोज को पैसा देना बंद कर देती है। इधर मनोज जो पैसा कमाया था वो अपने घर पे भेज देता है। प्रतिमा जब उसे पैसे नहीं देती है, मनोज का समय बुरे तरीके से गुजरने लगता है। इन्हीं पैसों को लेकर के मनोज और प्रतिमा के बीच में एक दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। प्रतिमा मनोज से कहती है कि तुम मुझे कमाकर पैसे तो नहीं देते हो, बदले में उल्टा मुझसे मांगते क्यों हो? हम दोनों ने अभी शादी भी नहीं किया है और मैं अब तुमसे शादी भी नहीं करूँगी। बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मनोज ना तो वहाँ से आने के लिए तैयार होता है और ना ही प्रतिमा को छोड़ने के लिए तैयार होता है। जब वहाँ से घर नहीं छोड़ता है, प्रतिमा मनोज से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है तो इस घर का किराया भी देना होगा और तुम्हें अपना खर्चा खुद ही उठाना होगा। दरअसल प्रतिमा मनोज का खाना पीना भी बंद कर देती है। 18 नवंबर 2023 को हर रोज़ की तरह मनोज जब तैयार होकर अपने ड्यूटी के लिए निकलता है, प्रतिमा से कुछ पैसे मांगता है, लेकिन प्रतिमा उसे पैसे भी नहीं देती है और बदले में उसे कुछ गालियाँ भी दे देती है। गालियाँ सुनने के बाद मनोज काफ़ी गुस्से में आ जाता है और मात्र इतनी सी बात को लेकर के दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लगभग दोपहर का समय गुजर जाता है। उसके बाद से मनोज अपने कमरे से बाहर निकल जाता है, जाकर के इधर उधर घूमता है और शाम के वक्त जब कमरे पे पहुंचता है, प्रतिमा उससे कहती है कि शाम के वक्त जब तुम खाना खाओगे तो क्या खाने के लिए कुछ लेकर के आए हो? मनोज कहता है कि मैं तुमसे पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रतिमा कहती है कि जहाँ पे तुम काम करते हो वहाँ से एडवांस ले लो। मनोज कहता है कि मैं ऑलरेडी वहाँ से एडवांस भी ले चुका हूँ। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में जब फिर से झगड़ा तकरार शुरू होता है, प्रतिमा इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है, कहती है कि अगर तुम इस घर को नहीं छोड़ोगे तो मैं ही घर छोड़ करके चली जाती हूँ। प्रतिमा कमरे के अंदर जाती है और एक सूटकेस लेकर के पैर को पटकते हुए निकलती है, पर जैसे ही घर से बाहर निकलती है, मनोज पीछे से उसका चुन्नी पकड़ करके खींच देता है, जो उसके गले में कुछ ज़्यादा जोर का चोट लग जाता है, जिससे प्रतिमा को गलतफहमी हो जाती है कि शायद मनोज उसे गला दबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। इसी पे प्रतिमा और काफ़ी गुस्से में आ जाती है, कहती है कि तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। मनोज अपनी लाख सफाई देता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्रतिमा इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसी बात पे मनोज आखिरकार इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि प्रतिमा को 3-4 थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से प्रतिमा नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि प्रतिमा उठ पाती, मनोज गुस्से में ही प्रतिमा की गले को दबा देता है, जिसकी वजह से प्रतिमा की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। तब तक रात्रि का लगभग 9 बज चुका था। प्रतिमा जैसी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, उसके बाद मनोज भी होश में आ जाता है। अपने सामने जब प्रतिमा की डेड बॉडी को देखता है, अब उसे डर सताने लगता है कि पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी और उसे सलाखों के पीछे जाना होगा। इसीलिए मनोज अब अपने आप को बचाने के लिए प्रतिमा के घर में रखे हुए उसी का सूटकेस उठा करके लाता है, उसमें कुछ कपड़े रख देता है और उसी सूटकेस में प्रतिमा की डेड बॉडी को कैसे भी रख करके चैन जिप को पैक कर देता है। रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास सूटकेस को लेकर के घर से बाहर निकलता है और जाकर एक ऑटो पकड़ लेता है। ऑटो वाले से कहता है कि मुझे रेलवे स्टेशन पे लेकर के चलो। दरअसल मनोज उस सूटकेस को रेलवे स्टेशन पे फेंकना चाहता था, लेकिन रेलवे स्टेशन पे जब पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। मनोज को मौका ही नहीं मिल पाता है। वहाँ से ऑटो फिर से रिटर्न करा लेता है। ऑटो ड्राइवर भी इधर मनोज के ऊपर दबाव डालने लगता है कि आपको जाना कहाँ है, जल्दी से हमें बताओ। लेकिन मनोज एग्जैक्ट एड्रेस भी नहीं बताता है। लेकिन जैसे ही कुर्ला के मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सुनसान जगह है। वहीं पे जाकर के ऑटो वाले से कहता है कि मुझे उतार दो। ऑटो वाला मनोज को वहीं पे उतार देता है, वहाँ से चला जाता है। हालांकि रात्रि के लगभग 12 बज चुका था। उस साइड पे कोई मजदूर भी नहीं था। सुनसान जगह होने की वजह से बैरिकेड को साइड करता है। मनोज उस सूटकेस को वहीं पे रख देता है और वहाँ से सीधे फिर से अपने कमरे पे आता है और आकर गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब 9 बजे उठता है, जब अपने घर से बाहर निकलता है, पड़ोसियों से कह देता है कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस पहुँच जाती है।
वाकई में मनोज जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस मनोज को समझाते हुए कहती है कि जब तुमने उससे शादी किया ही नहीं था तो तुमने उसे छोड़ क्यों नहीं दिया, तुमने उसे मार क्यों दिया। आखिर जब वो तुम्हें पैसे नहीं दे रही थी तो पैसे ना देने का उसकी भी कोई मजबूरी होगी। इस पे मनोज पुलिस वालों से कहता है कि नहीं साहब, पैसे उसके पास था लेकिन वो पैसे मुझे नहीं दे रही थी, बल्कि मेरे रहते हुए उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और वो सारा पैसा अपने आशी के ऊपर लुटा रही थी। पुलिस मनोज से कहती है कि क्या तुमने कभी उसे देखा था जिससे प्रतिमा बातचीत करती थी, क्योंकि जब हमने प्रतिमा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकाला उससे तो हमें यही मालूम चला कि प्रतिमा का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मनोज को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे रोज़ाना वीडियो को ही नहीं देखते हैं बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर अपना प्यार भी देते हैं, जिसमें से एक का नाम है इरशाद शेख जो दोहा कतर से मेरी वीडियो को देखते हैं और दूसरे का नाम है बनवारी लाल। बनवारी लाल ने अपना एड्रेस तो नहीं बताया है, पर मैं फिर भी आप दोनों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मुझे इतना अपना प्यार देते हैं। फिर मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।